राजस्थान की तपती रेत के बीच कालगढ़ किला आज भी अपनी खामोशी में एक खौफनाक राज दबाए हुए है। सदियों पहले राजा विक्रम सिंह ने अमृता की प्यास बुझाने के लिए अपनी ही रानी की बलि दी थी। रानी ने मरते समय जो श्राप दिया वह हवा में आज भी गूंजता है। राजा मरा नहीं, बल्कि एक सड़ते हुए शव में कैद होकर रह गया। किले की दीवारों पर जमी धूल और दरारें उस चीख की गवाह है जो रानी ने अंतिम सांस लेते हुए निकाली थी। राजा की वह अमृता एक अभिशाप बन गई। वह आज भी उस किले के गलियारों में भटकता है। उसकी सांसें नहीं चलती, लेकिन उसके कदमों की आहट पत्थरों को कंपा देती है। जो कोई भी इस किले की सीमा में कदम रखता है वह उस पुराने श्राप का हिस्सा बन जाता है। राजा विक्रम सिंह अपनी उस अधूरी अमृता के साथ आज भी अंधेरे में किसी के आने का इंतजार कर रहा है। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित कारागार है जहां समय रुक गया है और मौत कभी खत्म नहीं होती। रोहित, अमन, सीमा और कविता ने कालगढ़ किले के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। कब्जे से आती चरमराती आवाज सन्नाटे को चीर गई। वे अंदर दाखिल हुए। धूल के गुबार उनके पैरों के नीचे दब रहे थे। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ढली, किले की हवा में एक अजीब सी ससण घुलने लगी। चारों ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। पत्थर की नक्काशी पर जमी काई और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। वे मुख्य हॉल के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि घड़ी की सुइयों ने 12 का आंकड़ा छुआ। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मुख्य द्वार बंद हो गया। भारी लकड़ी और लोहे का वह दरवाजा अपनी जगह पर जम गया। अमन ने दौड़कर हैंडल खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर मुड़े। उनकी सांसें तेज हो गईं। किले के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका था। अब वे इस विशाल पत्थर के ढांचे के भीतर अकेले थे। सन्नाटा इतना गहरा था, सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी ठक ठक की आवाज गूंजने लगी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी सामने की ओर घुमाई। प्रकाश का घेरा एक आकृति पर जाकर रुका। राजा विक्रम सिंह वहां खड़ा था। उसका चेहरा मांसविहीन था और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। वह बिना पलक झपकाए आगे बढ़ रहा था। अमन चिल्लाया, भागो! चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में दौड़े। रोहित एक संकरे गलियारे में मुझा, लेकिन दीवारें जैसे खुद को बदलने लगीं। पत्थर के रास्ते सिकुड़ने लगे और गलियारे का अंत एक बंद दीवार में बदल गया। सीमा और कविता पीछे मुझीं तो रास्ता पहले जैसा नहीं था। वे जिस गलियारे से आए थे वह अब एक भूल भुलैया में तब्दील हो चुका था। हर तरफ से वही भारी कदमों की आवाज आ रही थी। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। दहशत ने उन्हें जक लिया। वे एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां हर मोड़ उन्हें राजा के करीब ले जा रहा था। सीमा एक पुराने तहखाने में जा गिरी। दीवारों पर खून से लिखे श्राप के निशान उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक उठे। तभी अंधेरे से एक काला हाथ निकला और सीमा का गला दबोच लिया। उसकी चीख किले की मीनारों से टकराकर गूंज गई। कविता एक संकरी सीढ़ी पर चढ़ी, लेकिन ऊपर पहुंचते ही राजा का चेहरा उसके सामने था। वह संतुलन खोकर सीधे नीचे खाई में गिर गई। रोहित एक बंद कमरे में जा पहुंचा। राजा ने तलवार से हमला किया, लेकिन रोहित के चिल्लाते ही वह कमरा फिर से खाली हो गया। अब सिर्फ अमन बचा था। वह एक पुरानी कोठरी में दुबक कर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। दरवाजा धीरे से खुला। राजा की भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है। अमन ने कांपते हुए आंखें खोली। राजा का सड़ा हुआ हाथ अमन के चेहरे के करीब आया। अमन की आखिरी चीख किले की दीवारों में समा गई। सन्नाटा फिर से छा गया। अमन की चीख शांत हुई। किले के भीतर अब सिर्फ भारी सन्नाटा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों को किले के मुख्य द्वार के बाहर एक गाड़ी खड़ी मिली। इंजन बंद था, दरवाजे खुले थे, अंदर कोई नहीं था। चारों दोस्त गायब हो चुके थे। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। समय बीतता गया, लेकिन वह किला आज भी वहीं खड़ा है। जब रात को ठंडी हवा चलती है
तो सबसे ऊंची मीनार से राजा के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह आज भी किसी नए शिकार की तलाश में है। वह खामोशी अब भी एक खौफनाक राज दबाए हुए है। वह कभी खत्म नहीं होता।